महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना जो 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी योजना गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गांधीवादी योजना 1944 को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था और गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है ताकि जीवन एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके, और इसने कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर को ग्रामोद्योग के तीव्र विकास के लिए जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रवादी सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रवादी व्यापी सत्याग्रह शुरू किया गया था वो किया गया था रोल एक्ट के विरोध में। जब रोल एक्ट पास किया था 1919 इसे काला कानून भी गांधी जी ने कहा। नेहरू जी ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून बोला। तो इस अधिनियम के खिलाफ ही राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया गया था 1919 में ही। गांधी जी ने 1919 में अंग्रेजों के द्वारा पारित रोल एक्ट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था और रोल एक्ट के द्वारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस को निरंकुश बना दिया गया था। और यह गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में अहमदाबाद टॉलस्टॉय लेबर एसोसिएशन मजदूर महासंघ की स्थापना की थी और जो बाद में सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ बन गया था। ये किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है अनसुईया साराभाई के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अनसुईया साराभाई ने 1920 ईस्वी में अहमदाबाद टॉलस्टॉय लेबर एसोसिएशन मजदूर महासंघ की स्थापना की थी और भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। इन्हें भारत में महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत भी माना जाता है। महिला श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है अनसुईया साराभाई को। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेदी नीति का बर्ताव करते थे। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज जो थे भारतीयों के प्रति रंग भेदी नीति का बर्ताव करते थे। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, इसके लिए कर देना पड़ता था। इन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ये देखते हैं कि इस डाटा है, डाटा गलत दिया हुआ है इसमें। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1800 हो सकता है 1894
जस्ट मिनट। तो ये डाटा 1894 का है। 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में नटाल में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने दक्षिण में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला और 1904 ईस्वी में फीनिक्स आश्रम की स्थापना भी गांधी ने की थी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने संबोधित किया था सार्वजनिक सभा को। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में की गई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में किस योजना का उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता को रूबरू हुए थे? वह थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? चंपारण विद्रोह जो किया गया था ये 1917 का विद्रोह था। तो ये किस उसमें किया गया था? चंपारण किया गया था नील की जबरन खेती के विरोध में। 19वीं सदी के आरंभ में ही, यानी कि 1917 में है, 19वीं सदी के प्रारंभ में ही गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा रखा था कि उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती की जाएगी, जिसे तिनकाटिया पद्धति के नाम से भी जाना गया। गोरे बागान मालिकों ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी और किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखो, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व इसमें नहीं किया? भारत छोड़ो 1942 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 ये भी महात्मा गांधी ने इसमें नेतृत्व किया। और खेड़ा आंदोलन का भी किया। और बारडोली सत्याग्रह का इन्होंने नहीं किया। बारडोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया। इसका नेतृत्व किसने किया? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था 1928 में। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था।
उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। तो इसका पटेल के द्वारा विरोध किया गया था और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की जो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था, यानी कि सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें सरदार जी कहने लगे थे। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये 1918 में किया गया था। 1917 में चंपारण किया गया था और फिर 1800 में किया गया था खेड़ा। चंपारण के किसान आंदोलन जो है चंपारण 1917 के बाद खेड़ा गुजरात में भी 1918 में हुआ। इसके में एक किसान आंदोलन हुआ। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में जो है प्राकृतिक आपदा थी। उसके कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और किसानों ने मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया को जारी रखा किसानों से। फलस्वरूप गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की जो सलाह दी। और यह सत्याग्रह जून 1918 ईस्वी तक चला और अंत क्या हुआ कि सरकार जो किसानों की मांगों को इसमें मान लिया गया खेड़ा आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? देखो, टोल्स्टॉय भी किया गया, साबरमती आश्रम भी और सेवाग्राम भी। ये पवनार नहीं किया गया। सेवाग्राम, टोल्स्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। आचार्य विनोबा भावे ने इसकी पवनार की आचार्य विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। विनोबा भावे की समाधि यहीं स्थित है और इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया गया था जो मीराबाई की तरह अपने साध्वी जीवन में रहना चाहती थी। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता भी हैं। उन्नीस सौ 9 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें लिखा गया कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। एक हिंद स्वराज इनकी पुस्तक थी, हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने लिखा था 1909 में, 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका अंग्रेजों का सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी गई थी। हिंदराज पुस्तक जो है, जब गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे तो उस वक्त ये लिखी गई थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी गुजराती भाषा में। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मैट्रिसबर्ग स्टेशन था, वहां से जो है इन्हें बाहर बघेल दिया था। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी डबरन से पिटोरिया तक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। तो रास्ते में पीटर्सबर्ग स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां नस्लवाद रेसिज्म का सामना किया था। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था?
किंतु प्रभावी की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक युग का ही नाम है और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभावी की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था। इसके लिए भी प्रतिवाद, परित्याग और स्वयं अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के पश्चात पहली बार असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी। उन्होंने लिखा कि 1857 में जैसे नींव हिली थी अंग्रेजी शासन की, तो ऐसे ही असहयोग आंदोलन ने हिला दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण इसमें किया गया था असहयोग आंदोलन में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इस आंदोलन में किया गया था जो असहयोग आंदोलन था। नागरिक सेवा को बहिष्कार भी किया गया था और नमक मार्च इसमें जो इससे संबंधित नहीं है। साल्ट मार्च असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। डांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या डांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक ये अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे 1930 ईस्वी में ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में से चलाया गया था। 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और गए थे कब? ये गए थे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और लौटे थे कब थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटे और गांधी जी ने 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए और समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया और वहां डबरन से फीनिक्स फार्म की स्थापना की। डबरन में फीनिक्स फार्म की स्थापना की। इसके अलावा जोहान्सबर्ग से 30 किलोमीटर दूर गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की भी स्थापित किया है। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? टिप्पणी की दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। चंदन देवनेशन ने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया और विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का जो प्रयास किया गया, उस जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी और बाद में महात्मा गांधी को इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। इतिहासकार चंदन वेदनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना? राजनीति में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था और भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? चंपारण। चंपारण ये गुजरात में स्थित है, नहीं बिहार में, सॉरी भाई, ये बिहार में है। चंपारण कहाँ स्थित है? ये बिहार में है। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील विद्रोह, नील आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण जिला जो है बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 में गांधी जी की प्रथम सविनय अवज्ञा यात्रा थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में, को प्रथम असहयोग आंदोलन था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1917 में, और असहयोग आंदोलन 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में प्रथम भूख हड़ताल से माना गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी, अहमदाबाद हड़ताल 1918 को। अहमदाबाद के मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच, जो अहमदाबाद के मिल मजदूर थे और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 को फ्लैग बोनस, एक फ्लैग हो गया था, बीमारी थी एक, उसके फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हुआ। फ्लैग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से फ्लैग फैलने के कारण दिया जाता था। जो फ्लैग बोनस था गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से फ्लैग फैलने के कारण दिया जाता था, लेकिन वो इन्होंने इनकार कर दिया, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया था। एक कालांतर में इन्होंने बंद कर दिया कि आगे हम इसे नहीं देंगे। तो श्रमिकों ने फ्लैग बोनस समाप्त करने की वो एक अवध में और उनकी मजदूरी को 50% वृद्धि करने की मांग की, और जबकि मिल मालिकों ने 20% वृद्धि करने के लिए तैयार हुए थे। मालिकों ने कहा कि हमें 50% वृद्धि चाहिए अपनी तनख्वाह में, तो इन्होंने जो है मालिकों ने 20% वृद्धि के लिए तैयार थे, जो कि मजदूरों के हितों की दृष्टि से सही नहीं था। मजदूरों ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी से सहायता और मार्गदर्शन का आग्रह किया। तो गांधी जी ने 35% बोनस देने का समर्थन किया और प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है। यह है मशहूर हिंसा, ऑप्शन नंबर सी है मशहूर हिंसा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसा शामिल नहीं थी और असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था तथा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। चोरा चोरी घटना के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। 1920 और 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं है? इसका जो अंश है स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला इससे, और अस्पृश्यता का हटाना, यानी कि जो छुआछूत की जो परंपरा थी उसे भी हटाना था, और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना भी इसका लक्ष्य था। विदेशी वस्तुओं की खरीदारी नहीं, विदेशी वस्तु की तो बहिष्कार था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। इस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी और इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई गई थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव पर विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव पर विरोध किया था सर्वप्रथम किसने? एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी थी 1917 में। इनके सहयोग से जो है ये नरम दल उग्रम दल एकजुट हुआ था 1916 में। जबकि इनके प्रमुख विरोधी सी आर दास थे और दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के तहत उपाधियों एवं प्रस्तियों को लौटाना था, मतलब जो हमारी उपाधि जो प्रस्तियाँ थीं जो उन्हें लौटाना था। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ साथ रचनात्मक कार्य जैसे चरखा वितरण और स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना और मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता का अंत आदि इसका उल्लेख इसमें किया गया था। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह चंपारण का था। चंपारण का है बिहार में। कब हुआ था ये? 1917 में। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, जो बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में किया और चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रही नारायण सिंह और आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी बने रहे। इस सत्याग्रह में रविंद्रनाथ ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। इसमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी? गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे, तो इन्होंने सलाह दी। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। चंपारण सत्याग्रह में से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह जो है इसमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह है नील की खेती से। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष चला गया था? ये किया गया था 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन, उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। ये जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में और इनकी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जो है इन्हें आप देख सकते हैं।